हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका। हम कर रहे थे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस, तो जारी रखते हुए अपनी प्रैक्टिस हमारा अगला सवाल है, इन एन इकोसिस्टम द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ दैट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है इकोसिस्टम में, वो अपना क्या भूमिका अदा करते हैं? तो वो एज अ डिकम्पोजर। नेक्स्ट इज the level at which there are maximum number of organism is वह लेवल जहाँ पे ऑर्गेनिज्म की संख्या सबसे अधिक होती है। तो कौन सा लेवल है वो? दैट इज प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेवल एट विच देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, secondary consumer belong to which trophic level? Secondary consumer belong to third trophic level. Next question, the method of disposing of biodegradable waste by digging a pit, मतलब एक खड्डा खोद कर उसमें बायोडिग्रेडेबल जो कचरा है, वेस्ट है, उसे उसमें डालना इन द ग्राउंड एंड डिकम्पोजिंग द वेस्ट विद द हेल्प ऑफ वर्म इज कॉल्ड बायोक्यूमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the gradual increase in the concentration of chemical substance in a food chain is called biological magnification. एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर केमिकल सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र होना और इंक्रीज़ होना वो फूड चेन के अंदर ही होता है। जब प्रोड्यूसर को सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर फिर उसको सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं तो ये ट्रांसफ़र होता है। सो इसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। इन दिस असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a statement of assertion is followed by a statement. So mark the correct choice. इसमें दोनों reason और assertion true हो सकते हैं, but reason is the correct explanation of assertion ऐसा नहीं होगा. If both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of the assertion. If assertion is true but the reason is false, or if both reason and assertion are false. So let's take our next first question. Assertion, waste is of two types. Reason, plastic is non biodegradable in nature. So इसका correct answer है B. इसमें both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. यहाँ पे जो reason है plastic is non biodegradable in nature, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बात का कि वेस्ट दो टाइप के होते हैं. वेस्ट इज़ ऑफ टू टाइप्स, नेमली बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, एंड प्लास्टिक इज़ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच can't be easily discarded. So both assertion and reason are true but the reason is not correct explanation of the given assertion. Next question, we should never carry bags in our whole while shopping. Reason, it is because paper bags are very costly than polythene bags. So we should always carry our own shopping bags while shopping. हमें हमेशा अपने साथ एक कैरी बैग रखना चाहिए शॉपिंग के दौरान, क्योंकि पॉलीथीन बैग जो हैं वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं और बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं एंड एनवायरनमेंट में नुकसान पहुंचाते हैं. तो बोथ assertion एंड रीजंस आर फॉल्स. कॉस्टली होना पेपर बैग्स का या पॉलीथीन बैग्स का ये मैटर नहीं करता, दोनों ही रीज़न और assertion फॉल्स हैं. हेयर द करेक्ट आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन इज डी ऑप्शन. बोथ रीज़न एंड assertion आर फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 3, एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट्स डैमेज्ड प्रोग्रेसिवली.
रीज़न, लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल्स। एनर्जी जो है ट्रॉपिक लेवल्स पे अवेलेबल है तो वो डैमेज और डायमिनिश्ड हो रही है प्रोग्रेसिवली। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एजर्शन इज़ ट्रू। ये बात सही है बट रीज़न इज़ फॉल्स। वाई? एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट डायमिनिश्ड, यस, ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। हर एक लेवल पे एनर्जी का लॉस होता है इसलिए। एजर्शन 4, 10% law is followed at each level of the trophic chain or food chain. Reason, it is because this energy gets dissipated in the environment on its own. So for this, A, option A, that both assertion and reason are true and reason is correct explanation of the assertion. कैसे? नेचर में 10% लॉ फॉलो होता है ओनली, जिसके अकॉर्डिंग 10% एनर्जी अवेलेबल होती है और विच इज़ ट्रांसफर्ड बाय द नेचर। एट हर एक ट्रॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। सो बोथ द assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Question number 5. The flow of energy in the ecosystem is unidirectional. Yes, this is true. If it is because the flow of material in the ecosystem is cyclic, no. Flow of energy in ecosystem is unidirectional because the energy enters the plant में एंटर करती है, वहाँ से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सो ऑन, ऐसे पास होती जाती है। फोटोसिंथेसिस करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर्स जो कि प्लांट हैं। तो एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर वन इन फूड चेन. The flow of material is cyclic in nature. Some material are again and again used. Nothing goes out of the environment. So thus assertion and reason both are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. Question number 6. The number of trophic level is limited in nature. This is because the amount of energy available is limited in nature. टॉपिक लेवल की जो नंबर है, संख्या है, वो लिमिटेड रहती है। क्यों? क्योंकि हर एक लेवल पे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एनर्जी पास करते हैं दूसरे नेक्स्ट लेवल पे। तो सारे ही ऑर्गेनिज्म एक ही ट्रॉफिक लेवल पे आ नहीं सकते। द एनर्जी अवेलेबल एट द नेक्स्ट लेवल इज़ इनसफिशेंट, और ट्रॉफिक लेवल की संख्या लिमिटेड ही हो सकती है। ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल होंगे तो एनर्जी बचे, क्योंकि एनर्जी लॉस होती जाती है। 10% एनर्जी पास होती है, उसका भी 10%, उसका भी 10%, हर एक लेवल पे 90% एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ की हो जाती है और 10% पास होती है। तो 10% में फाइनली एक लेवल से दूसरे लेवल पे पास करने के लिए एनर्जी बचती नहीं है, थोड़ी कम हो जाती है, इनसफिशेंट हो जाती है टू सस्टेन अ लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए। सो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Now some explanatory question. What are trophic levels? Give an example of food chain and state the different trophic level in it. यहाँ पे हमें trophic level की definition लिखनी है। वो क्या है? The various steps in food chain at which transfer of food energy takes place are called trophic levels. Example, food chain operating in grassland. इसमें ग्रासलैंड में कोई भी फूड चेन हम बनाए तो कैसे बनाएंगे? ग्रास हॉपर, देन फ्रॉग, स्नेक और हॉक। ये एक फूड चेन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है so we have to state some different trophic level also.
तो अभी जो हमने फूड चेन देखी थी, इस फूड आप अभी जो स्क्रीन में आप देख रहे हो, इस फूड चेन में ग्रास एक ट्रॉफिक लेवल है, उसके बाद जो ग्रास ऊपर है ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ऐसे ट्रॉफिक लेवल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम? ओजोन क्या होता है, ओजोन क्या है और ये किसी भी इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट कर सकती है? सबसे पहले तो ओजोन जो है वो O3 होता है। ये 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के जॉइंट टुगेदर, जो O3 कहलाता है। बिटवीन ऑक्सीजन जो हम सांस के लिए हम रिस्पायर करते हैं वो O2 है, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं हम मॉलिक्यूल, डायटमिक मॉलिक्यूल, और O3 जो है वो क्या है, ओजोन। सो between 20 to 26 kilometer above the earth surface, there is a layer made of ozone which is known as ozone layer. ये लेयर क्या करती है, ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है जो कि सनलाइट में होती है और सन से आती है. सो it also protect the earth and living organism from the harmful effect of UV rays. So this layer is very important for the survival and existence of all life on earth. So it protects the ecosystem, हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, सन रेज से बचाकर अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल? किसी एक ट्रॉफिक लेवल के सभी ऑर्गेनिजम्स को मार दिया जाए तो क्या होगा? होगा क्या, चलो देखते हैं. इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन परफेक्ट लेवल, तो किसी भी परफेक्ट ट्रॉफिक लेवल से, तो ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी टू द नेक्स्ट लेवल विल स्टॉप. जैसे ग्रास, डियर और टाइगर. अब यहाँ से हम डियर को हटा दें तो ग्रास और टाइगर में कोई कनेक्शन है नहीं, तो ग्रास बढ़ती जाएगी. यानी हर्बीवोर एनिमल्स को अगर हम हटा दें तो ग्रास की संख्या बढ़ जाएगी और टाइगर की संख्या, क्योंकि टाइगर को डियर एज ए फूड अवेलेबल नहीं है, तो टाइगर की संख्या कम घट जाएगी. यानी कि जो ऑर्गेनिज्म उस ट्रॉफिक लेवल से पहले हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, जो कि इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, और जो उस ट्रॉफिक लेवल के बाद के ऑर्गेनिज्म उनकी संख्या घटती जाएगी. तो ये बात भी इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है, ये इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर देती है. सो होगा क्या, दिस विल कॉज अ ब्रेक इन द फूड चेन रिजल्टिंग इन इकोसिस्टम इम्बैलेंस. एज ए रिजल्ट द ऑर्गेनिज्म ऑफ द हायर ट्रॉपिक लेवल विल ऑल्सो डाई. जैसे कि टाइगर है, ये मर जाएंगे. वाइल द इंडिविजुअल ऑफ द लोअर ट्रॉफिक लेवल विल एग्जिबिट इनॉर्मस ग्रोथ. लोअर ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी जो, तो उनको भी लिए भी फूड की आपूर्ति नहीं हो पाएगी. जैसे ग्रास होपर है, ग्रास होपर, फ्रॉग और स्नेक. अब यहाँ पर हम फ्रॉग को हटा लें तो ग्रास होपर को खाने वाले जो फ्रॉग हैं सभी ख़त्म हो गए, या फिर फ्रॉग के अलावा कोई बहुत सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो ग्रास होपर को खाते हैं वो नहीं रहेंगे. तो ग्रास होपर की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ग्रास इतनी ज़्यादा खाएगा कि ग्रास की संख्या ख़त्म हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, और स्नेक जो है उसको भोजन नहीं मिलेगा, तो स्नेक और की संख्या भी कम हो जाएगी. तो ये ऐसे इम्बैलेंस हो जाएगा इन्वायरमेंट. नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ द इकोसिस्टम? प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता क्या है, एक ट्रॉपिक लेवल से, यानी प्रोड्यूसर्स में जो केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स के थ्रू जो भी केमिकल हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा हर्बीवोर में ट्रांसफ़र होते हैं, और हर्बीवोर से कार्निवोर से टॉप कार्निवोर से, इस प्रकार एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में केमिकल्स जो हैं वो
बढ़ते जाते हैं, ट्रांसफ़र होते जाते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र है इसको ही बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इन अ फूड चेन के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की एंट्री हो जाती है तो उसे बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। द लेवल ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस विल गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज होते रहते हैं और इससे इम्बैलेंस होता है। नेक्स्ट इज राइट द कॉमन फूड चेन ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में एक कॉमन फूड चेन बताने तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जो कि वाटर के अंदर छोटे छोटे माइन्यूट पौधे होते हैं, एल्गी है, हाइड्रा है, ये एक्वेटिक प्लांट्स होंगे वो। उनको खाने वाले कौन होते हैं, जूप्लैंक्टन्स के बाद फिश, फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर जूप्लैंक्टन्स, देन फिश के बाद बर्ड, जिसमें किंगफिशर है या बहुत से स्वैन है, बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं। सजेस्ट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेफिनेशन। इन सब के लिए हमको एक एक वर्ड बताना है। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव, बायोस्फीयर और इन्वायरमेंट। सो फॉर दिस बायोस्फीयर। ईच लेवल ऑफ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट, द फिजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एंड सोयल ऑफ एन इकोसिस्टम, ये क्या हैं, एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स, organism which depend on the producers either directly or indirectly for food. Consumers. D, consumers, जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं वो क्या हैं, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, वो क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, इंडिकेट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। वाई इज इट यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई। सो फ्लो ऑफ एनर्जी इंडिकेट करना है हमें किसी इकोसिस्टम में, तो सन से प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर। सो दिस इज फ्लो ऑफ एनर्जी। सिंस आपको कैसे इसको लिखना है, आपको लिखना होगा कॉपी के अंदर, जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन है सन, एरो लगाना है, प्रोड्यूसर्स, फिर एरो लगाना है, हर्बीवोर्स एंड देन कार्निवोर्स, ऐसे एरो लगा के आपको बताना है कि इस प्रकार एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, फ्लो होती है। सिंस द फ्लो इज़ प्रोग्रेसिवली फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल, ये ट्रॉफिक लेवल है, ये ट्रॉफिक लेवल है, टू अनदर एंड डज नॉट रिवर्ट, ये वापस नहीं आ सकता। प्रोड्यूसर को, किसी भी पौधे को हर्बीवोर एनिमल खा जाएगा तो क्या कोई पौधा हर्बीवोर एनिमल को वापस से उस वो जिसको वो खा गया वो उसको रिटर्न नहीं कर सकता। जिस पौधे को भाई कोई ऑर्गेनिज्म खा ही गया तो वो तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, ख़त्म हो गया, तो वो वापस एनर्जी किसको देगा, नहीं हो सकता। तो डज नॉट रिवर्ट बैक, सो इट इज़ सेड यूनि डायरेक्शनल। फर्दर द अवेलेबल एनर्जी डिक्रीजेज, और एनर्जी डिक्रीज होती जाती है हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ बढ़ते बढ़ते, जो कि इम्पॉसिबल कर देती है इस बात को कि एनर्जी फ्लो जो है वो रिवर्स हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल for transfer from one trophic level to the next is in the form of heat energy, light energy, chemical energy or mechanical energy. The 10% of energy available for transfer from one trophic level to the next in an ecosystem is in the form of chemical energy. प्रोड्यूसर्स कैप्चर, जो प्लांट है वो सनलाइट कैप्चर करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं
और फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे वो पास ऑन होती है। यहाँ पे आपको दोबारा मैग्नीफिकेशन आ गया। बायोमैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल पर यूनिट वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द सक्सेसिव राइज इन ट्रॉपिक लेवल इज बायोमैग्नीफिकेशन। ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन? Significance of food chain. It is a mean of transfer of food from one trophic level to another. फूड चेन क्या है? फूड का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र है। इससे इंफॉर्मेशन मिलती है हमें कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खाता है, और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लिविंग कंपोनेंट ऑफ आवर इकोसिस्टम। ऑल्सो हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम में दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में आपस में क्या इंटरकनेक्शन है उसको भी हमें बताता है। इट इज़ ऑल्सो द पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। इससे एनर्जी कैसे 10% पास होती है वो हमें जानकारी मिलती है। तो फूड चेन का ये फ़ायदा है। इसमें आपको ये 4 पॉइंट लिखने होंगे। एक्सप्लेन वाई द फूड चेन कंसिस्ट ऑफ फ्यू स्टेप्स ओनली। राइट अ फूड चेन हैविंग 5 स्टेप। फूड चेन जो है वो उसमें कुछ ही स्टेप क्यों होते हैं, बहुत सारे स्टेप क्यों नहीं हो सकते, ये पूछा गया है। और हमें एक फूड चेन बनानी है जो 5 स्टेप हो, जिसमें सबसे पहले तो फूड चेन में कुछ स्टेप्स ही क्यों होते हैं, फ्यू स्टेप्स ही क्यों होते हैं। फूड चेन कंसिस्ट ऑफ फ्यू स्टेप्स ओनली बिकॉज इन वन फूड चेन एनर्जी, देखो किसी भी फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है, बट वो साथ के साथ 10% ही ट्रांसफ़र हो पाती है, बाकी यूज़ हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। तो लॉस होता रहता है एनर्जी का। तो हर एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो डिक्रीज़ हो रही है, और इस प्रकार जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे उतनी ज़्यादा ही एनर्जी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे जितनी एनर्जी थी, ठीक है, वो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते बहुत कम हो जाएगी। तो इस ट्रॉपिक लेवल पे तो फिर इस ऑर्गेनिज्म को तो एनर्जी मिली ही नहीं, तो इसको ऐसे ऑर्गेनिज्म को खा के क्या फ़ायदा जो उसको एनर्जी ना दे। तो ये फूड चेन जो है वो बीच में टूट जाएगी और वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए जाएगा। तो ड्यू टू दिस एनर्जी अवेलेबिलिटी एट हायर ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन में एनर्जी डिक्रीज़ होती जाती है स्टेप बाय स्टेप, इसलिए स्टेप्स कम होते हैं। जितने कम स्टेप होंगे वो फूड चेन में न्यूट्रिटिव कंटेंट उस ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा होगा। अगर डायरेक्ट पौधों को कोई एनिमल खाता है उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। उस पौधों को खाए हुए हर्बीवोर एनिमल को कोई कार्निवोर एनिमल खाता है तो उसको थोड़ी कम मिलेगी। फिर उस कार्निवोर को कोई कार्निवोर खाएगा तो और उसे कम होती जाएगी, और उस कार्निवोर को, तो इस प्रकार एनर्जी कम होती जाती है और एनर्जी सफिशिएंट नहीं रहेगी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए। अब आपको 5 स्टेप फूड चेन भी बनानी है यहाँ पे। तो ये जो बेस्ट फूड चेन है आप याद कर लो, प्लांट, ग्रासहोपर, इंसेक्ट या फिर फ्रॉग, स्नेक, और स्नेक के बाद ईगल, या फिर हम हॉक भी ले सकते हैं। तो ये 5 ट्रॉपिक लेवल की फूड चेन हो गई। एक क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक इन द फूड चेन कंप्राइजिंग हॉक, स्नेक, पैडी एंड माइस। एक फूड चेन है जिसमें पैडी है, मतलब धान है, चावल है, फिर माइस है, चूहे को कौन खाता है? स्नेक खाता है, स्नेक को हॉक। अब सो व्हीट प्लांट रिप्रेजेंट, अब ये बोल रहे हैं कि एक फूड चेन है उसमें हॉक, स्नेक, पैडी एंड माइस हैं। तो 1000 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू व्हीट प्लांट। व्हीट प्लांट के पास 1000 जूल एनर्जी है, और जो कि उसे सन से मिलती है। तो हॉक के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी, हमें ये बताना है।
Wheat plant represent the producer level. So they trap 1% of the sun's energy falling on them. So the energy available in wheat will be 1% of 1000. So 1% of 1000 क्या हुआ 10 जूल 10 जूल एनर्जी मिलेगी wheat को. फिर we can now show the food chain and apply 10% law. wheat plant 10 जूल. तो wheat plant 10 जूल का 10% तो 1 जूल. चूहे को कितनी मिली 1 जूल मिली. फिर 1 जूल का 10% यानी 0.1 जूल जो है वो किसको मिली स्नेक को मिली. अब 0.1 का 10% हमें निकालना है. 10% ऑफ 0.1 जे. तो यहाँ पे पॉइंट हटा दो एक और जीरो लग गया तो क्या आ गया यानी 0.01 जे. हॉक को कितनी मिली ये मिली. नेक्स्ट क्वेश्चन विच लेवल शोज द मैक्सिमम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वाई. कौन सा लेवल है जो वो मैक्सिमम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन शो करता है. द ट्रॉपिक लेवल विच इन एनी फूड चेन हैज़ अ मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ केमिकल. किसके पास सबसे मैक्सिमम कंसनट्रेशन होगी वही सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन शो करेगा. द ट्रॉपिक लेवल इन एनी फूड चेन हैज़ अ मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ केमिकल फ्रॉम द सॉइल. दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विथ वाटर एंड मिनरल. ये आते एंट्री कहाँ से होती है केमिकल्स की किसी भी फूड चेन में प्लांट्स के थ्रू. प्लांट्स इनको कहाँ से लेते हैं एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को. फिर वाटर बॉडीज़ में से और फिर प्लांट्स और अदर एनिमल्स में ट्रांसफ़र की जाती है. तो लाइक दिस लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. मेंशन एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ दिस लेयर. Causes of ozone layer are use of chlorofluorocarbon and use of aerosol, refrigerator, air conditioner, rocket propellants जो हैं वो भी harmful होते हैं CF ओजोन लेयर के लिए. ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं. तो harmful effect of depletion of ozone layer are ultraviolet rays जो कि अर्थ पे आती है सन के थ्रू वो स्किन कैंसर और सनबर्न्स क्रिएट करती हैं. ऑल्सो कॉजेज वेरियस ग्लोबल डिजॉर्डर्स इंक्लूडिंग किलिंग ऑफ इवन यूजफुल ऑर्गेनिज्म. Mention one negative effect of our affluent lifestyle on environment. environment पे हमारी जो lifestyle है उसका कोई negative effect क्या हो रहा है. वैसे तो बहुत सारे हो रहे हैं. excessive use of fossil fuel, मोटरसाइकिल बाइक्स वगैरह बाईसाइकिल का यूज़ नहीं करते. हम पास में जाने के लिए पैदल नहीं जाते. थोड़ी सी दूर भी जाना हो तो हम किसी व्हीकल का सहारा लेते हैं. और कार्बन नाइट्रोजन सल्फर ऑन द बर्निंग प्रोडक्शन होता है तो एयर पोल्यूशन होता है. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. आई होप आपको ये हेल्प करेंगे. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.